लैज़लो पोलगर, जिसने ये हाइपोथेसिस बनाया था कि कोई भी हेल्दी चाइल्ड जीनियस बन सकता है अगर उसको इंटेंस ट्रेनिंग मिले किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एट एन अर्ली एज। एंड फिर उसने इस हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करा अपनी 3 बेटियों पर। इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। जब मैंने इस चीज के बारे में पहली बार पढ़ा आई वाज वेरी मच फैसिनेटेड बाय इट, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि यह हाइपोथेसिस थोड़ा अधूरा है। नो डाउट जूडिथ पोलगर एक जीनियस चेस प्लेयर है एंड शी इज स्टिल रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट वुमेन चेस प्लेयर। ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट ओवरऑल देखे तो उसका नाम कभी टॉप प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट में नहीं आता। क्या एक ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम बनने के लिए और भी चीजें चाहिए होती है? खैर ये तो एक गोट चेस प्लेयर की लाइफ एनालाइज करके और उसे जूडिथ की लाइफ से कंपेयर करके ही पता चलेगा। And what's the pleasure? What's the moment of pleasure for you? Is it when you see the guy in trouble? Where's the greatest pleasure? What would correspond to hitting the home run in baseball? The greatest pleasure. Well, when you break his ego, this is where it's at. सो बॉबी ने चेस खेलना शुरू करा जब उसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी, whereas जूडिथ ने चेस खेलना शुरू करा था जब उसकी उम्र 4 साल थी। जूडिथ के पास 2 साल का हेड स्टार्ट था। एंड यस, जूडिथ डिड ब्रोक फिशर्स रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, लेकिन जूडिथ कभी फिशर की रेटिंग को क्रॉस ही नहीं कर पाई। बॉबी वर्ल्ड नंबर 1 रैंक चेस प्लेयर था एंड ही वाज आल्सो चेस वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन जूडिथ कभी नंबर 1 नहीं बन पाई। ऑल्दो वुमेन्स चेस में वो नंबर 1 थी, लेकिन ओपन में ना। इन दोनों की लाइफ बहुत डिटेल में स्टडी करके मुझे काफी बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मिला। जूडिथ काफी पैशनेट थी चेस को लेके एंड शी वाज इमेंसली डिसिप्लिन्ड, बट अगर फिशर की बात करें तो फिशर कंप्लीटली ऑब्सेस्ड था चेस को लेके। उठते खाते नहाते सोते उसके दिमाग में बस चेस ही चलता था। उसने लिटरली चेस को अच्छे से सीखने के लिए रशियन सीख ली थी, क्योंकि तब मोस्ट ऑफ द चेस बुक्स रशियन में थी। ना उसके दोस्त थे, ना वो अपने फैमिली को टाइम देता था, और वो वर्ल्ड से कट ऑफ हो चुका था। इतना ऑब्सेस्ड था बॉबी चेस को लेके। फिशर ने खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि चेस उसकी अल्टर ईगो है। What about Bobby Fischer, the man? What's he like? I don't know. It's pretty chess and me. It's like it's hard to take them apart. Just like my alter ego. इस लेवल का ऑब्सेशन जूडिथ में मिसिंग था, इसलिए लेटर ऑन उसने अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करा ओवर चेस एंड शी क्विट प्लेइंग कॉम्पिटिटिव चेस। अब हर फील्ड के गोट लोगों को देखना, ऑब्सेशन उनमें हमेशा कॉमन मिलेगा। सो इट्स सेफ टू हाइपोथेसाइज कि डिसिप्लिन तुम्हें टॉप 100, टॉप 50 या इवन टॉप 10 में भी ले जा सकती है व्हेन कंबाइंड विद पैशन, लेकिन तुम्हें उस फील्ड का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अगर बनना हो तो ऑब्सेशन इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। यह हाइपोथेसिस बनाने के कुछ ही दिनों बाद मैग्नस कार्लसन, जो फिलहाल टॉप रेटेड चेस प्लेयर है, उसका एक पॉडकास्ट आया एंड ही कंफर्म्ड माय हाइपोथेसिस। I think for anybody, like if you want to be great at something, you have to be obsessed with it. Yes. And yeah, it has to come from within. That was the difference between me and the other kids, is that they would go to chess practice, they would maybe even do their homework, but they weren't living and breathing the game that in the way that I was. Like I think about it all the time. Like I'm thinking about the game while I'm sitting on this chair. Like I'm still analyzing a game that I played today. Like it never goes completely out of my mind. So maybe the thing is discipline versus enthusiasm. Enthusiasm causes obsession and enjoyment, which probably leads to better retention of information. Whereas just pure discipline for the sake of like, I have to do the work in order to get better, you're missing this enjoyment. You're missing this enthusiasm for it that you have managed to, although absorbing so much information and playing all the time, you've managed to keep it playful and fun. So yes, obsession is the key. लेकिन क्या obsession को artificially create करा जा सकता है? And the answer is yes. ऑब्सेशन को क्रिएट करने से पहले तुम्हारे अंदर 3 चीजें होना बहुत नेसेसरी है। दे आर ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग एंड क्यूरियोसिटी। अपने आसपास की सारी चीजों को एकदम माइन्यूट डिटेल्स तक ऑब्जर्व करो और अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करो
It can be anything: sky, surrounding, people, behavior, expression, emotions, systems, personality, animals, stories, movies, past. Unlimited number of things है जिन्हें हम observe कर सकते हैं। फिर एक एक चीज को क्वेश्चन करो। मार्स रेट्रोग्रेड क्यों जा रहा है? बॉल हमेशा नीचे ही क्यों गिर रही है? रेनबो क्यों बनता है? इस पर्टिकुलर इंसान का ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्यों था? इसके इस बिहेवियर के पीछे क्या रीजनिंग है? आज जितने भी फील्ड्स या सब्जेक्ट्स हैं वो तभी बने हैं जब काफी लोगों ने उन पर्टिकुलर चीजों को सिंपली ऑब्जर्व करा और क्वेश्चन करा। लाइक स्टार गेजर्स की वजह से एस्ट्रोनॉमी बनी, हीलियोसेंट्रिज्म फैला, सराउंडिंग को ऑब्जर्व और क्वेश्चन करके साइंस बना, लोगों की लाइफ को, उनकी बिहेवियर एंड इमोशंस को ऑब्जर्व करके फिलोसफी एंड साइकोलॉजी बनी। डीप डाउन एवरी सब्जेक्ट इज जस्ट प्योर ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग। अब काफी लोगों का ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होता है, वो लोग क्वेश्चनिंग भी करते हैं, लेकिन फिर वो लोग उन क्वेश्चंस को भूल जाते हैं। दैट्स व्हेन क्यूरियोसिटी कम्स इनटू प्ले। तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तुम्हारी इतनी तीव्र इच्छा हो रही है उनके आंसर्स जानने की कि तुम रह ही नहीं पा रहे उनके बिना। That's curiosity. Even Einstein said, I have no special talent. I'm only passionately curious. बचपन से ही सारे बच्चे क्यूरियस होते हैं, लेकिन as they grow up, उनकी क्यूरियोसिटी को ब्रूटली किल कर दिया जाता है, पेरेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा एंड इवन स्कूल्स के द्वारा। बट तुम अपने ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग और क्यूरियोसिटी को फिर से रिवाइव कर सकते हो। मैंने खुद कर रखा है। सिंपली बोर्डम में रहने लगो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन स्टिमुलेशन ढूंढने के लिए सराउंडिंग को ऑब्जर्व करने लगेगा, क्वेश्चन करने लगेगा और फिर डेस्परेटली उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने लगेगा। अपने ब्रेन को एक्सटर्नल स्टिमुलेशन देते रहोगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा। खैर, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात करी थी इस वीडियो में। आई एम अज्यूमिंग देखी होगी। हो सके तो दिन में 1-2 घंटे सेपरेट निकाल लो, जहाँ तुम बस ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत सारे सवाल कर रहे हो और फिर उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो। आई एम रिपीटिंग अगेन, इस टाइम पे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं होना चाहिए। नो फोन, नो सॉन्ग्स, नो फ्रेंड्स, नो गॉसिपिंग, जस्ट प्योर अलोन टाइम। अपनी इमेजिनेशन को पूरी तरह यूज करो इस टाइम पे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए दिखलाओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। ये ट्रिक वर्क करती है बहुत। मेरी क्यूरियोसिटी अभी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सोने से पहले अगर मेरे दिमाग में कोई सवाल आ गया तो जब तक मैं उसका आंसर नहीं ढूंढता तब तक मुझे नींद ही नहीं आती। एज अब तुम लोगों को पता चल चुका है ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग एंड क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप करी जाती है, अब मैं बताता हूँ ऑब्सेशन कैसे डेवलप होता है। और इसके 3 स्टेजेस होते हैं। I'm just a kid who doesn't know the first thing about science. I'm gonna need to study every last thing. I'm gonna try everything. इंटरेस्ट का डेवलप होना काफी ज्यादा डिपेंडेंट है सराउंडिंग के फैक्टर्स पर। एग्जाम्पल के लिए अगर हम साइंस ले तो अगर तुम्हारे दोस्त हमेशा साइंस पे ही डिस्कशन करते हैं, अगर तुम साइंस रिलेटेड मूवीज या सीरीज देखते हो लाइक डॉक्टर स्टोन और ओपनहाइमर, स्टाइन्स गेट, I am a scientist. It's so cool. Son of a bitch. एटसेट्रा, अगर तुम्हारे आसपास काफी रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने साइंस में कुछ अचीव कर रखा है और अगर तुम्हारी सोसाइटी में साइंस एक रिस्पेक्टेबल चीज है, तो इन सब केसेस में तुम्हारा साइंस में इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन अगेन तभी आएगा जब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन एंड क्यूरियोसिटी बहुत स्ट्रांग है। मैंने ऐसे काफी लोग देखे हैं जो कोई सर्टन मूवी या सीरीज बस देख लेते हैं एंड दे जस्ट मूव ऑन। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए तुम्हें उस मूवी के कैरेक्टर्स को बहुत डीपली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनकी जगह खुद को रखना पड़ेगा, उन्हें जीना पड़ेगा। एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए वो मूवी, सीरीज और उनके कैरेक्टर्स तुम्हारे दिमाग में अटके रहने चाहिए, तब जाके स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट डेवलप होता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि तुम उस पर्टिकुलर चीज को सीखो या ट्राई आउट करो, पर यही गड़बड़ हो जाती है। अगेन अगर साइंस का एग्जांपल ले तो सपोज तुमने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक सीख लिया और तुमने जोश में बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा लिया, तो इस केस में तुम्हारा स्किल लेवल इज लो बट चैलेंज लेवल इज हाई और इसलिए तुम्हें एंग्जाइटी ही होने लग जाती है उस सब्जेक्ट या फील्ड से और तुम्हारा इंटरेस्ट यही मर जाता है। सेकेंड केस में होता यह है कि तुम इतना अच्छे से पढ़ लेते हो उस टॉपिक को कि तुम्हारा स्किल लेवल हाई हो जाता है इस बार और तुम इजी सा
सवाल उठा लेते हो जिससे चैलेंज लेवल लो हो जाता है। इस केस में तुम्हें बोर्डम सा होने लगता है और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फील्ड चिंदी सी लगने लगती है, और फिर एज तुम्हें मजा नहीं आता उसमें तो अगेन तुम्हारा इंटरेस्ट उड़ जाता है। टीचर्स कई बार यही मिस्टेक कर देते हैं, या तो इतना डिफिकल्ट सवाल दे देंगे अपने आप को कूल दिखाने के लिए कि बच्चों को सब्जेक्ट से एंजाइटी हो जाती है, या कई टीचर्स बच्चों को बस खुश करने के लिए इतने चिंदी सवाल देते हैं कि उन्हें बोर होने लग जाता है और इसलिए सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं बनता। पोल अगर इस चीज को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए अपनी बेटियों की ट्रेनिंग के इनिशियल फेज में वो ओकेजनली जानबूझ के उनसे हारता था ताकि पोलगर सिस्टर्स के लिए एक अप्रोप्रिएट चैलेंज बना रहे, उन्हें लगे ये पॉसिबल है और उन्हें एंजाइटी ना हो चेस की। यही है थर्ड केस जहां चैलेंज लेवल और स्किल लेवल ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, जिससे तुम फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हो, द अल्टीमेट स्टेट। अगर तुम उस फील्ड या सब्जेक्ट को पढ़ते हुए या प्रैक्टिस करते हुए बार बार फ्लो स्टेट में जाने लगते हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट पैशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एज अ पर्टिकुलर फील्ड या सब्जेक्ट तुम्हारा पैशन बन चुका है, तुम उसको लेके सीरियस होने लगते हो, तुम उसी फील्ड या सब्जेक्ट में तुम्हारा करियर बनाने की सोचोगे। लेकिन सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन यही होता है। काफी कम लोग होते हैं जो इस स्टेज को क्रॉस कर पाते हैं, क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे किसी के अंदर का पैशन मर सकता है। फिर से अगर साइंस का एग्जांपल ले तो अगर तुम साइंस सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहते हो ताकि तुम अपनी क्लास से स्टैंड आउट करो, तुम्हारे क्लासमेट तुम्हें कूल या इंटेलिजेंट समझे, या तुम्हें किसी ने पुश करा है इसमें, या फिर तुम बस मार्क्स के लिए या फिट इन होने के लिए पढ़ रहे हो जो 99% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स करते हैं, तो इन सब केसेस में तुम अपना कॉज एंड इफेक्ट का इक्वेशन बिगाड़ रहे हो। व्हाट्स दिस कॉज एंड इफेक्ट का इक्वेशन? सी, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को ले लो, इसका जो कॉज यानी रीजन या मोटिवेशन था किसी चीज को करने का, एंड जो इफेक्ट था यानी उसने जो एक्शन लिया, वो ऑलमोस्ट सेम ही था। लेकिन जितने लोग फेल करते हैं उनमें देखना उनका कॉज एंड इफेक्ट का इक्वेशन बिगड़ जाता है। एग्जाम्पल दूं तो मोस्ट ऑफ द जेईई एस्पिरेंट्स का कॉज होता है आईआईटी जाना या पैसे कमाना या इवन फेम इन सम केसेस, और उनका इफेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पढ़ना। कॉज इज मनी, फेम, आईआईटी, इफेक्ट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। एक्स इज द कॉज, वाई इज द इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट में इम्बैलेंस आ गया एंड हेंस दे फेल। बट अगर टॉपर्स को देखिए जिन्होंने जेईई क्रैक करा है, उनका उन सब्जेक्ट्स में जेन्युइनली उतना इंटरेस्ट होता है, वो जेन्युइनली उन सब्जेक्ट्स को लेके बहुत क्यूरियस होते हैं एंड वही उनका कॉज बन जाता है। सो इन देयर केस कॉज इज पीसीएम, इफेक्ट इज पीसीएम एंड आईआईटी इज सिंपली अ बाय प्रोडक्ट। हेंस एक्स इज द कॉज एंड एक्स इज द इफेक्ट। परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। Similarly, successful लोगों को भी देखिए, like Elon Musk, he was just too passionate to make reusable rockets. So cause was making reusable rockets and effect was SpaceX where he made those reusable rockets. X cause and X effect. Money and fame were just byproducts. इलॉन की कहानी पढ़ के भी पता चलता है कि उसको पैसों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसने अपना सारा पैसा लगा दिया था फैल्कन के 4th अटेम्प्ट में। वो बेघर हो गया था एंड लिटरली लोन्स पे जी रहा था। अगर ये अटेम्प्ट भी फेल हो जाता तो इलॉन सड़क पे आ जाता, बट स्टिल उसने रिस्क ली एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। इवन मोस्ट ऑफ द बिलियनियर्स जो है वो चाहे तो अपनी कंपनी का टेंशन छोड़ के सारे स्टॉक्स बेच के काफी ज्यादा लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, लेकिन पैसा या लग्जरियस लाइफ कभी उनका कॉज था ही नहीं। वो उस प्रोसेस से प्यार करते थे। इसी चीज को हजारों सालों पहले कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपना कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो और ना ही फल से लगाव रखो। लेकिन आजकल तो लोग सबसे पहले फल के बारे में ही सोचते हैं। पैसा, गाड़ी, बंगला, फिर दिन भर इन्हीं के बारे में डे ड्रीम करेंगे और फिर फेल हो जाएंगे। या इवन इफ कुछ रेयर केसेस में वो सक्सीड कर गए तब भी वो लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे और हमेशा स्ट्रेस में जिएंगे। आजकल के काफी मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत बुलशिट सॉल्यूशंस देते हैं कि हाँ अपने माँ बाप के लिए ये पर्टिकुलर चीज करो। अगेन यहाँ कॉज एंड इफेक्ट का इक्वेशन बिगड़ जाता है। कॉज बन जाता है माँ बाप को खुश करना, इफेक्ट बन जाता है वो पर्टिकुलर चीज करना, इम्बैलेंस आ जाता है।
और तुम जोश जोश में 1-2 दिन कर भी लोगे, बट लॉन्ग रन में यू विल फेल। सो या ये एक मेन फैक्टर है पैशन मरने का। फिर उस सब्जेक्ट या फील्ड पे भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल ड्राइविंग और कुकिंग और इवन कोई जॉब, इन सब चीजों में होता ऐसा है कि इनिशियली तो चैलेंजिंग टास्क्स होते हैं, लेकिन एज यू लर्न थिंग्स एक टाइम के बाद चीजें मोनोटोनस होने लगती है। दे आरंट चैलेंजिंग इनफ। तुम्हारी स्किल लेवल तो बढ़ गई लेकिन चैलेंज नहीं बढ़ा, क्योंकि वो फील्ड ही उतनी वास्ट नहीं थी और तुमने उसे बहुत क्विकली सीख लिया। तो अब तुम्हें बोर्डम होने लगेगा और इसी बोर्डम के साथ पैशन चला जाएगा। ओके, लेट्स से तुमने फील्ड भी अच्छी चूज कर ली जो बहुत वास्ट है एंड लाइफ लॉन्ग तुम्हें चैलेंज देगी, बट नाउ या तो तुमने जोश जोश में आके उसको ओवरडू कर दिया और अब तुम्हें बर्नआउट हो रहा है, या फिर तुम डिसिप्लिन्ड ही नहीं हो और तुम अपना मोमेंटम कंटिन्यूड नहीं रख पाए। तो इन दोनों केस में पैशन फेड्स अवे। खैर, ये सब फैक्टर्स तो स्टिल तुम्हारे कंट्रोल में होते हैं, लेकिन ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं होते। लाइक तुम्हारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि तुम अपना पैशन फॉलो ही नहीं कर पाए और तुम्हें जबरदस्ती कोई जॉब करनी पड़ी पेट पालने के लिए, या तुम्हें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा, या तुम्हें बहुत ही बेकार टीचर मिल गए जिनकी वजह से तुम्हें उस सब्जेक्ट से नफरत ही हो गई, या फिर तुम ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, या ऐसा सोसाइटी में पैदा हुए जहाँ वो पैशन एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो इन सब केसेस में तुम्हारी इच्छा होने के बावजूद तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें इतना प्रेशराइज करेंगे कि तुम्हारा पैशन मर जाएगा। पर्सनली मैं खुद इतनी सारी चीज़ों को लेके पैशनेट था, लेकिन मेरा कुछ पैशन इसलिए मरे क्योंकि मैं इनडिसिप्लिन था काफ़ी, और बहुत केसेस में तो मुझे सोसाइटी और पेरेंट्स ने बिल्कुल अलाउ ही नहीं किया। एज ये चीज़ तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है तो ये कम्प्लीटली लक पे डिपेंडेंट है। दूसरे शब्दों में, अगर डेस्टिनी या गॉड की इच्छा है तुम्हें उस पर्टिकुलर फील्ड में जीनियस बनाना, तभी तुम ये सब फैक्टर्स क्लियर कर सकते हो। अब जो फैक्टर्स तुम्हारे कंट्रोल में है, अगर उनसे कोई हर्डल्स आ जाए तो उन्हें एक ही चीज क्लियर कर सकती है, वो है डिसिप्लिन। अगेन, यंग एज से डिसिप्लिन्ड होना हेविली डिपेंड करता है तुम्हारे पेरेंट्स पे, बट डिसिप्लिन को लाइफ के लेटर स्टेजेस पे भी डेवलप करा जा सकता है, जिसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। एंड यहाँ मैं ब्लाइंड डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा कि मैं एकदम पर्पसलेस, एम्बिशनलेस एंड डायरेक्शनलेस हूँ और जिस चीज में मुझे बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है मैं वो करे जा रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड। एक काफी प्लान्ड एंड टारगेटेड वे में डिसिप्लिन रहो। तुम्हारा एक गोल होना चाहिए, वहां तक पहुंचने का प्लान होना चाहिए, और अगर यहाँ तुम्हें वो चीज करने का मन नहीं कर रहा और तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तब डिसिप्लिन काम आती है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है पैशन को जिंदा रखने के लिए, वरना तुम मैक्स टू मैक्स 2-3 महीने एफर्ट्स डालोगे, फिर छोड़ दोगे, फिर कोई नई चीज पकड़ लोगे एंड द साइकिल कंटिन्यूज। वेल, अगर तुमने इन सारे हर्डल्स को समहाउ क्रॉस कर दिया, तो फिर जब तुम अपने पैशन को रिपीटेडली फॉलो करोगे तो तुम हमेशा फ्लो स्टेट में जाने लगोगे। फ्लो स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहां तुम एक हाइपर फोकस मोड में चले जाते हो और तुम्हारा आसपास की चीजों से ध्यान हट के सारा ध्यान सिर्फ उसी चीज में लग जाता है। टाइम ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है, ऐसा लगता है 5 मिनट हुए हैं, लेकिन असल में 3-4 घंटे निकल जाते हैं और एक अलग ही फुलफिलमेंट महसूस होने लगती है। तुम अपने पैशन को प्रायोरिटाइज करने लगते हो ओवर अदर थिंग्स और तुम्हें हेल्दी डोपामिन मिलने लग जाता है। यही अगर काफी टाइम तक होता रहा तो तुम्हारा ब्रेन रिवायर होने लगता है और अब तुम्हें उसी टास्क में ज्यादा मजा आने लगता है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स, और ये वो स्टेज है जहाँ वो पैशन ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऑब्सेशन में। कांस्टेंट रिपीटेशन और कांस्टेंट ब्रेन रिवायरिंग की वजह से अब उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो न्यूरल पाथवेज होते हैं वो हद से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए अब वो पर्टिकुलर टास्क एक एडिक्शन की तरह बन जाता है। तुम्हें सिर्फ उसी टास्क में मजा आने लगता है। वो टास्क तुम्हें इतना हेल्दी डोपामीन देने लगता है कि बाकी सोर्सेस ऑफ डोपामीन फीके लगने लगते हैं। उठते बैठते नहाते खाते हर वक्त सिर्फ वही चीज दिमाग में चलती है और तुम लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को इग्नोर करने लग जाते हो, लाइक स्लीपिंग, सोशल इंटरेक्शन एक्सेट्रा। एक भी दिन अगर उस टास्क को कर नहीं पाए तो एकदम खालीपन महसूस होने लगता है। दिस इज ऑब्सेशन। और एक बार किसी चीज को लेके तुम ऑब्सेस्ड हो गए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है उस चीज का भूत तुम्हारे सर से निकालना। कोई जान से मारने की भी धमकी दे दे तब भी वो लोग अपने ऑब्सेशन को नहीं छोड़ेंगे। मिडिवल यूरोप में काफी लोग साइंस से ऑब्सेस्ड होकर चर्च की टीचिंग्स के खिलाफ जाते थे
फिर उन्हें पकड़ के उन पर ट्रायल्स चलता। चर्च उनके आगे ऑप्शन तो रखता कि हम तुम्हें माफ कर देंगे लेकिन ये चीज दोबारा मत करना, बट ये लोग साइंस से इतना ऑब्सेस्ड होते कि ये मरना प्रेफर करते। इस लेवल का ऑब्सेशन चाहिए होता है जीनियस बनने के लिए कि तुम्हें मौत का भी डर नहीं है। ऐसे लोग टीचर्स पे भी डिपेंड होना छोड़ देते एक टाइम के बाद, और वो खुद ही सारी चीज एक्सप्लोर करके सीखने लगते हैं। दैट्स द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द जीनियसेस आर सेल्फ टॉट। ऐसे ही सीखते सीखते ओवर ईयर्स उनका ऑब्सेशन उन्हें जीनियस बना देता है। लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है।